आ चुका। गुलाब जी पर बात करने से पहले मुझे दुष्यंत का एक दोहा याद आया, जो आज मैं जब से आया मैं 4 बजे से सुन रहा हूँ। तो वो उसका शेर सुनिए दुष्यंत का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दुष्यंत ने गजल लिखने की प्रेरणा गुलाब जी से सीखी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। गुलाब खंडेलवाल साहित्यकारों की नज़र में ग्रंथ छपा है कलकत्ता से, उसमें ये बात लिखी हुई है। बनारस में एक अखबार निकलता था आज, उस आज में गुलाब जी सन 45-50 में गज़लें लिख रहे थे। तब दुष्यंत हाफ पैंट पहनते थे। तो उस समय दुष्यंत उन गज़लों को पढ़ते थे और उन्होंने भी अपनी कोशिश आजमाई की। साये में धूप उसके बाद आया। और गज़ल इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी गज़ल के उद्भव करने वाले, उसका उत्पत्ति करने वाले गुलाब खंडेलवाल सारी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदी गज़ल लिखते हुए उन्होंने 2-3 अद्भुत बातें कही। हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में। ये उर्दू गज़ल करवट लेती हिंदी गज़ल के रूप में, तो देखिए, कुछ हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में, गंगा के जल को ढालन देना शराब में। उर्दू शायरी शराब, साकी, जाम में लिपटी हुई, या फिर जिगर, कलेजा और खून जैसे कोई सर्जरी डिपार्टमेंट हो, इस प्रकार दिखता है। तो उसको नया रूप देने के लिए गज़ल ने कहा, कुछ हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में, गंगा के जल को ढालन देना शराब में। देखिए, हमारा जो साहित्य और उसका इतिहास है बहुत पुराना है। भारत जैसा ज्ञान से समृद्ध, भारत जैसा विविध दर्शनों, विविध विचारधाराओं वाला देश दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ जब वैदिक ऋषि थे तब चारवाक भी था जो वेद की गालियां देता था ऋषियों को और वेद को। त्रयो वेदस्य कर्तार धूर्त भंड निशाचर, तीनों वेदों का रचयिता धूर्त भंड और राक्षस है। ये ऋषियों के सामने ऐसा भी हुआ। फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं को मिलकर के समेकित, कंसोलिडेटेड हो गई और उसमें से बुद्ध जन्मे। बुद्ध ने यज्ञों का विरोध किया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान इतना समृद्ध है कि उसमें हमारे गुलाब खंडेलवाल को लोकेट कर पाना बहुत बड़ी तपस्या है। संस्कृत काव्य शास्त्र में ग्रंथ है, काव्य प्रसिद्ध है, मम्मट का काव्य प्रकाश। मम्मट के काव्य प्रकाश में 3 तरह के कवि बताएं साहब। आप भी आपके काम की बात सुन लीजिए। दुनिया में 3 तरह के कवि होते हैं। एक तो प्रातिभ, जो जन्मजात कवि होता है, जिसमें प्रतिभा होती है, उसने जन्म ही इसलिए लिया को कवि बनेगा। तुलसी, कबीर, सूर, मीरा, गुलाब खंडेलवाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये जन्मजात कवि हैं, प्रथम श्रेणी के कवि हैं। इनको कविता लिखने से कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। दूसरे कवि हैं जो शास्त्र पढ़ करके, काव्य शास्त्र पढ़ करके, लक्षण और लक्षणा वगैरह पढ़ करके जो कवि बनने की कोशिश की और अच्छे ठीक ठाक कवि बन गए। उनमें 2 कवियों का नाम याद आ रहा है मुझे, एक तो केशवदास, एक बिहारी। ये शास्त्र पढ़ करके कवि हुए, तो ये 2nd क्लास के कवि हैं। और एक 3rd क्लास और है, उसको अभ्यासी कवि का आनंद, उसने मम्मट ने अभ्यासी कवि, चालू शब्दों में कहो तो घासलेटी कवि। जिंदगी भर कविता लिखता रहता, न तो उसकी कविता सुनने को तैयार है, न उसको कोई कवि मानने को तैयार है। और कवि होने की गलतफहमी ही मर जाता हो कि मैं कवि हूँ। ये 3 प्रकार के कवि गुलाब खंडेलवाल प्रथम श्रेणी के बाई बर्थ जन्मजात कवि हैं, ये मैंने महसूस किया है। 1900 अच्छा, काव्य लिखा क्यों जाता है, ये प्रश्न भी काव्य प्रकाश में आया। क्यों कवि लिखता है कोई? क्या जरूरत थी गुलाब जी को इतने कविता, 48 कविता संग्रह, 2 नाटक अशोक पर और दूसरा नाटक था, तो क्या जरूरत होती है? क्यों ये अभिव्यक्ति की व्याकुलता है? इसके लिए भी काव्य प्रकाश में एक सिद्धांत दिया गया छोटा सा,
सुबह भाई श्रीनिवास ने कुछ छेड़ा था पर अधूरा बता के छोड़, मैं इसको पूरा करता हूं। काव्य रचना के उद्देश्य, क्यों कविता लिखता है कोई? काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये 4-5 उद्देश्य हैं कवि होने के। यश के लिए कविता लिखना, वाह वही मिलती है, तालियां बजती हैं। यहाँ तालियों का कुछ ज़्यादा ही शौक मुझे लग रहा है बजवाने का। और हमारे यहाँ चित्तौड़ में मेवाड़ है, तालियां बजाना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि तालियां बजाने वाले रेल में मांगने भी निकलते हैं और आपसे 10-20 रुपए के लेके ही मानते हैं। काव्य यश प्राप्ति के लिए और अर्थ प्राप्ति के लिए आजीविका के रूप में भी काव्य रहा है, जिसे रोजी रोटी चले। मंच पे बोलने वाले आज सब कवि इसी प्रकार के हैं। तो अर्थ के लिए अर्थ की जरूरत थी नहीं गुलाब जी को, जन्म से करोड़पति के घर में जन्मे, इधर ससुराल का द्रव्य भी मिल गया। मेरे पत्रव्यवहार में आता था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई प्रतापगढ़ की जो ससुराल की संपत्ति उसका मुकदमा चल रहा है, इसमें मैं उलझा हुआ हूँ। अपार द्रव्य के स्वामी, उनको अर्थ की क्या जरूरत है? अर्थ के लिए गुलाब ने कविता नहीं लिखी। व्यवहार विदे, प्रैक्टिकल होने के लिए, चतुर होने के लिए। गुलाब जी कहीं से भी चतुर नहीं थे और काव्य रचना में बेहतरीन होने के बावजूद भी वो व्यवहार कुशल, जिस रूप में हम मानते हैं प्रैक्टिकल आदमी को, चतुर होशियार चंट, वो नहीं हो पाए। कभी जन्मजात भोला और निर्मल होता है। शिवेतर क्षते, ये गुलाब जी वो उतरता है। दुनिया के अमंगल का नाश करने के लिए काव्य लिखा जाता है। गुलाब जी प्रेम, सौंदर्य, आस्था, दर्शन, जीवन मूल्यों के कवि हैं। उनकी सारी कविताओं का निचोड़ प्रेम में, प्रेम से बढ़कर जीवन मूल्य, प्रेम से बढ़कर भला शिवेतर क्षय करने वाला तत्व कौन सा होगा? फिर आता है सद्य पर निर्वृते, आनंद में डुबो देने वाला काव्य हो, निवृत्ति की ओर पहुंचाने वाला हो, वो उनके कविता में क्षमता है। उषा, आप उनका प्रबंध काव्य पढ़ के देखिए। पंत ने जिसकी भूमिका लिखी, जिसकी बड़ी सराहना की, निराला ने जिनके कविता की पहले कविता संग्रह की भूमिका लिखी और सराहना की। मुझे दुख ये होता है कि हिंदी के आलोचकों ने, और मैं हिंदी का ही प्राध्यापक रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात से दुखी हूँ कि गुलाब खंडेलवाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। उसके प्राप्ति के लिए आयोजन है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। हिंदी में भी क्या माफिया हैं आलोचकों में। एक प्रगतिशीलों का ग्रुप है, दूसरा भारतीय साहित्य परिषद वालों का ग्रुप है जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, और भी विचारधारा हैं। सबसे बढ़िया जो ग्रुप है वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर वाला, विचारधाराओं से मुक्त, वाद मुक्त। गुलाब जी उसी खेमे से हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो वाद मुक्त, विचारधारा मुक्त। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रगतिशीलता कम्युनिस्टों की बपोती नहीं है। ये बात रामधारी सिंह ने कही कि प्रगतिशील होने के लिए कम्युनिस्ट होना जरूरी नहीं है। और उनके इस वाक्य से चिढ़ करके जो चले गए, उनका नाम तो ले रहा हूं, लेकिन जो अपने गुरु हों तब भी उनकी बुराई बात लाने ली चाहिए। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉगमेटिक मार्क्सिस्ट, केवल मार्क्सवाद से ऐसे बंद करके रह गए कि गुलाब खंडेलवाल की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि गुलाब खंडेलवाल ने समाजवाद और साम्यवाद के गीत नहीं गाए, उन्होंने मनुष्यता के गाए, मनुष्य के सुख दुख से सीधे जुड़े। तो ये साहित्य के कुछ संक्रमणकालीन स्थितियां हैं जिस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे याद आ रहा है एक संस्कृत का महान कवि भवभूति, जिसकी 2 बातें मुझे ध्यान में आती हैं। एक तो उनका नोटिस नहीं लिया गया। इतना महान कवि करुण रस का, जिसने उत्तर रामचरितम लिखा, उसके कवियों ने, उसके साथी कवियों ने कोई महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने लिखा, उत्पत्स्यते ही मम कोपि समान धर्मा कालो ययम निरवधि विपुलाच पृथ्वी। कोई तो माई का लाल जन्मेगा जो मेरे इस काव्य को पढ़कर प्रभावित होगा और मुझे दाद देगा, क्योंकि काल अनंत है और पृथ्वी भी लंबे चौड़ी कोई तो होगा। ऐसी आशावादिता गुलाब ने भी संपूर्ण काव्य में ठेठ तक रखी है और उन्होंने अभिधात्मक रूप से लिखा भी एक जगह। एक और भवभूति की बात है करुण रस की। भवभूति करुण रस के कवि थे। करुण एव रसो एक निमित्त भेदात, विभिन्न निमित्तों से जब श्रृंगार का साम्राज्य था, श्रृंगार रस का, उस समय भवभूति का करुण रस ही प्रधान है। 9 रसों की आत्मा करुण रस है। अब मैं कुछ
गुलाब जी से जो अपनत्व जड़ा उसकी बात अब लाना चाहता हूँ। 52 साल पहले, 51 साल पहले मैं गया नगर गया था, जब हमारे आनंद जी और शोभा, इनका शादी नहीं हुई थी। आनंद जी सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे, बताया उन्होंने MBBS में, और विवाह वगैरह, छोटे बच्चे थे। मैं खुद भी, गुलाब जी 40 साल के थे, मैं 22 साल का था, इतना अंतर हमारे 18 वर्ष का। लेकिन उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया। मैंने अपनी राजस्थानी कविता हाड़ी रानी चुंडावत की उनको सुनाई, बड़े प्रभावित हुए, और अपनी भी खूब कविताएं, शेर व शायरी सुनाई। उनका नाल सीढ़ियों पे चढ़ते, एक कमरा था बीच में जिसमें सारे कागज पत्र बिखरे हुए कविता लिख रहे थे। मुझसे तुरंत मिले और फिर मुझे कहा कि अपन एक जगह चलते हैं। रिक्शे में बैठा करके विश्वनाथ सिंह जी के पास ले गए, जो अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में प्रिंसिपल थे। 50 साल से हमारा पत्र व्यवहार होता रहा है, और इतने पत्र आए, इतने मैंने लिखे कि उनकी किताब छप सकती है। 50 साल का पत्र व्यवहार कोई बात रखता है अपने आप में। ये पत्राचार, इसमें हमारी ये आदान प्रदान काव्य के बारे में बात होती थी। यही नहीं, अमेरिका से बैठे बैठे वो आधा पौन घंटे तक केवल फ़ोन पर मुझे अपनी कविता गीत सुनाते कि मैंने भक्ति का पद लिखा है, मैंने वैराग्य का पद लिखा है। इस तरह से कहने का मतलब 50 साल कम, आधी शताब्दी से हमारे हार्दिक संबंध रहे हैं, और मैं उनकी वाद मुक्तता से, उनके प्रेम और सौंदर्य के आख्यान से, उनके कविता के शिल्प और उनके शब्दावली से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। कवि की शक्ति क्या होती है? शब्द विवेक। शब्द विवेक, इसका मतलब डिक्शन। आप कौन सा शब्द चुनते हैं और कौन सा शब्द प्रयोग में लाते हैं, किस अर्थ में, उससे कभी महान बनता है, उससे कभी घटिया बनता है, उससे कभी मध्यम बनता है। मतलब आर्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्द चयन की कला गुलाब जी में सिरमौर थी। चाहे गजल हो, चाहे उनका उषा महाकाव्य। उषा महाकाव्य इतना सामासिक है, मैंने अहिल्या वगैरह सारे पढ़े, उनकी 6 ग्रंथावलियाँ जो छपी हैं सब पढ़ी। और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा, उत्तर छायावाद में जो कवि प्रसिद्ध हुए हैं उसमें कुछ छुटभैये भी आ गए जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा कवि उत्तर छायावाद में और छायावाद के बाद रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं गुलाब खंडेलवाल उनके बगल में रखना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को मैं रखना चाहता हूँ। मैं बालकृष्ण शर्मा नवीन को उसके बाद रखना चाहता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी को उसके बाद रखना चाहता हूँ। ये क्रम सही है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो कंजूस, जरठ और पक्षपाती हुए हैं, मैंने जीवन भर हिंदी साहित्य पढ़ाया, कॉलेज में BA MA और PhD कराई है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदी आलोचना भी माफियावाद चलता है। जो अपनी पसंद का नहीं, अपने ग्रुप का नहीं, उसका बिल्कुल नोटिस नहीं लेते। मुझे याद आता है जब विभा की शादी हुई, तब मैं कोर्ट में था, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का PA था। मेरे पास निमंत्रण आया तो मैं डूंगरपुर राजस्थान से दिल्ली उस विवाह में शामिल हुआ। इसलिए कह रहा हूँ कि विवाह होने से पहले गुलाब जी, मैं और एक अवधि का कोई कवि था खादी पहने हुए, हम तीनों नामवर सिंह के घर पर JNU उनके आवास पर गए कि उनको निमंत्रित करें, वो शादी में आए। नामवर जी पान खा रहे थे, हूँ करते रहे और गर्दन हिलाते रहे, पर कुछ उन्होंने सहानुभूति प्रकट नहीं की। उस समय उनका व्यवहार मुझे बहुत अखरा। मैंने कहा ये मनुष्य भी है या नहीं है? गुलाब जी अपनी बेटी का निमंत्रण लेके आए हैं, इतना बड़ा महाकवि उनके सामने बैठा है, लेकिन एक शब्द नहीं उनके बारे में कि आपने अच्छा लिखा, आपके कविताएं पढ़ी। लेकिन ये एक इस तरह की जो ग्रुप बाजी, फिरका परस्ती, ये हमारे हिंदी साहित्य का अभिशाप है, और इस अभिशाप को तोड़ने में गुलाब खंडेलवाल का काव्य सबसे बढ़िया माना जाना चाहिए। इसी बात को मैं लेकर कहना चाहता हूँ। कितना समय? 5-10 मिनट और, अब तो गजलें होंगी, 1-2 बातें और कह दूँ। गुलाब जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA किया था। उनके एक साथी मेरे और मित्र जिनका देहांत हो गया, M शेषन, जो चेन्नई में रहते हैं, और एक तमिल भाषी चेन्नई के रहने वाले M शेषन ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सारे उत्तर भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाते हुए MA में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तमिल भाषी ने। और उसके साथियों में गुलाब खंडेलवाल भी थे, जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे अध्यापक थे, जहाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे अध्यापक थे, और जगन्नाथ प्रसाद भी थे। तो ये शेषन साहब मेरे घर चित्तौड़ आए हुए थे। उसी समय संयोग से गुलाब खंडेलवाल का नाथद्वारा से चित्तौड़ आना हुआ, तो दोनों रात भर बातें कर रही, दोनों दोस्त बहुत वर्षों बाद मिले।
अपने गुरुओं को याद करके आंसू डालते रहे, और मैं इस मेरे बारे में गदगद होकर के उन्हें देखता रहा। ये उनकी गुरु भक्ति, उनकी सदाशयता और उनकी निष्ठा का प्रमाण है। आप देखिए कि जिसकी कविता की भूमिका निराला ने लिखी हो, है, उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। जिनके उषा महाकाव्य को सुमित्रानंद पंत ने सराहा हो मुक्त कंठ से, उषा महाकाव्य तो मैं खुद भी मुग्ध हूँ। उसकी भाषा, उसका शिल्प, उसका कथ्य, उसकी कल्पना शक्ति और उसका जो सौंदर्य है वो अपने विधान है। जमाना पलटी खाता, ठीक है, माहौल क्या हो गया, प्रबंध काव्य का जमाना नहीं रहा। मेरे भी कोई प्रबंध काव्य लिखा, उसको कोई पढ़ता ही नहीं, पढ़ने को मैं देता भी नहीं। अब नई कविता का मुक्त छंद आ गया है। मुक्त छंद का एक पटेलों की पोल है, उसमें कोई भी आ सकता है। जिसको